हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की डेट का बेसब्री से इंतज़ार था। आज वो डेट अनाउंस हो चुकी हैं, इसलिए अब मेहनत और ज़्यादा बढ़ा दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज से मैं रेगुलर आपको एक प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा, पढ़ते रहिए और मेरा एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र की घोषणा की गई, इसके अंतर्गत कितने जनपदों को शामिल किया गया? आप जानते हैं अभी हाल ही में सरकार ने एनसीआर के तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की। इसके अंतर्गत कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 6 जनपद शामिल किए गए हैं। वो 6 जनपद हैं कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? कई लोगों को पता होगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत अच्छा आसान सा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा दल कौन सा है? जो लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं उनके आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर कौन सामने आया है? सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी, वो आप जानते हैं इसलिए मैंने उसको नहीं पूछा। दूसरा सबसे बड़ा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा दल कौन सा है? तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो सीटें जीती उनकी संख्या है 240। कांग्रेस ने जीती हैं 99 सीटें, सपा ने जीती हैं 37 सीटें और तृणमूल कांग्रेस जो ममता जी की पार्टी उन्होंने 29 सीटें जीती हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा दल जो भारत में लोकसभा इलेक्शन के बाद उभर कर आया है वो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, ये सब जानकारी भी आप रखिए, कुछ भी आयोग पूछ सकता है, बोर्ड पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? ठीक है, इस तरीके के प्रश्न खूब आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें ही विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में है? छोटी छोटी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, पर्वत चोटियों के बारे में जानते रहिए, क्योंकि प्रश्न आता है आपका गलत ना हो। एक प्रश्न भी गलत होता है तो समझ लीजिए आप कई हजारों लोगों से पिछड़ जाएंगे। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ओके, अगला प्रश्न। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो मोल्लेम नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? नेशनल पार्क भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, आपका प्रश्न गलत ना हो। मोल्लेम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोवा में मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां देखिए, थोड़ा करंट के भी प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? मतलब एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर वो गए हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो वो कौन पर्वतारोही हैं भारतीय जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गए हैं एक ही सीजन में? वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सत्यदीप गुप्ता। याद कर लीजिए, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पहला लकड़ी का उपग्रह बना दिया। सोचो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो लकड़ी का पहला उपग्रह बनाने वाला जो देश है वो है जापान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जापान। ठीक है, याद कर लीजिए एकदम। अगला प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? एक दिवस भी आएगा, नॉर्मल दिवस सबको याद हो गए हैं इसलिए बोर्ड वो पूछेगा भी नहीं, बहुत तगड़ा टफ पूछेगा। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, 10वां प्रश्न, अप्रैल 2024 के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सिलेबस उसमें जीएसटी है टॉपिक में,
और मैं 100% कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन जीएसटी से आएगा ही आएगा। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। लागू किया था तब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक, ये भी याद कर लीजिए, हर तरीके का प्रश्न आएगा। अप्रैल 2024 के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी संग्रह कलेक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। कितना हुआ है? 37,671 करोड़। 37,671 करोड़ जीएसटी मिला है महाराष्ट्र से। ठीक है, और 2024 में अप्रैल में पूरे देश से जो जीएसटी मिला, कितना मिला है? वो है 2,10,000 करोड़। 2,10,000 करोड़ रुपया, ये एक रिकॉर्ड है अभी तक का, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। 11वां, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, इस तरीके का आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। और 12वां प्रश्न, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की गई थी BR अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 13वां, एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहते हैं? ऐसे ही एक और प्रश्न है जिसे कहते हैं अरब सागर की रानी। वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। ठीक है, अरब सागर की रानी कोच्चि को। एड्रियाटिक सागर कहाँ पे? यूरोप में है। भूमध्य जो सागर है उसका भाग एड्रियाटिक सागर, इटली के पास में। तो एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है? इटली का शहर है वेनिस। बहुत अच्छा शहर है वेनिस। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। वेनिस में कांच का बहुत ज़्यादा कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां, विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है? मतलब ऐसे कौन से दो देश हैं जिनके बीच भूमि वाली सीमा, भूमीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन देखिए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका कनाडा। अमेरिका कनाडा के बीच सबसे लंबी विश्व की भूमि सीमा है। ओके, अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर एक ही है, याद कर लिए, कभी गलत मत कीजिए, सूर्य। ठीक है, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। ठीक, बुक्सा जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कई जनजातियाँ भी रहती हैं, बुक्सा है, थारू है, बहुत सारी हैं। तो बुक्सा जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिजनौर। याद कर लीजिएगा, बिजनौर। बिजनौर जनपद से ही गंगा उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां, में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है अभी, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? मेरठ, सभी ऑप्शन में है, तो मेरठ से कहाँ तक है इसका विस्तार? मेरठ से प्रयागराज। ठीक, मेरठ से प्रयागराज तक आएगा गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक, याद कर लीजिए इसको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जनपद का है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। मैं सभी के लिख देता हूँ, अपने हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ललितपुर का जो जनसंख्या घनत्व था 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सोनभद्र का था 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर का था 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महोबा का 279 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम सीरियल से लगा हुआ है, आंसर है ए, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न 18 हो गया। 19वां, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किन राज्यों में है? चंबल एक नदी आप जानते हैं जो मध्य प्रदेश में महू के आसपास से निकली है, राजस्थान होते हुए, और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किन राज्यों में है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा काट दीजिए हर जगह से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन्यजीव जो है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। यहाँ पे घड़ियाल बहुत मात्रा में हैं और डॉल्फिन भी हैं कुछ। ओके, 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में अवस्थित परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? जो झांसी में परीक्षा बांध है वो किस नदी पर है? ये प्रश्न है, खूब आता है प्रश्न इस तरीके का। तो आंसर है इसका बेतवा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही है बेतवा नदी। ओके, अगला प्रश्न 21वां, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी प्रश्न आता है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान है, सारे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अभी टाइम है, रिवीजन कर लीजिए। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है हापुड़ में, ठीक है। हापुड़ यूपी का एक जिला है जो गाजियाबाद से काटकर बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये अभी पिछले बार जो लीक वाला पेपर हुआ था उसमें एक पेपर में सेट में था ये आंसर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई, लखनऊ में है ये, ठीक है। इसके बाद कौन सा विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या, और ऑप्शन डी है सभी। तो ये सभी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के विषय से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं प्रश्न 24वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का। उन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है इन ऑप्शन के अनुसार? देखिए, असमिया भाषा है, नेपाली भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी नहीं है। आंसर अंग्रेजी है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? आप जानते हैं, रूस, जो आज रूस है वर्तमान में, पहले सोवियत संघ था, बहुत क्षेत्र था इसका, और फिर ये टूट गया 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में। कब इसका विघटन हुआ? 1991 में, 1991 में इसका विघटन हो गया। याद कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर देखिए 26वां प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? कि कौन वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि राम राज्य गांव से आएगा? तो ग्राम राज्य से राम राज्य आएगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये उनकी सोच थी। 27वां प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? धन विधेयक के मुद्दे पर राज्यसभा का जो अधिकार है वो सिर्फ सिफारिशी अधिकार है, तो कितने समय में लौटा देना चाहिए? 14 दिनों में, ठीक है। 14 दिन के अंदर वो लौटा देते हैं, नहीं लौटाएंगे तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए 28वां प्रश्न, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री बनते हैं, उनको कौन सा विभाग मिलेगा, कौन किसको विभाग मिलेगा, ये कौन बांटता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का स्पीकर, ये कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राज्यपाल अकेले नहीं देता है, या मुख्यमंत्री अकेले नहीं देता है। ऑफिशियली राज्यपाल देगा, लेकिन सलाह किसकी होगी? मुख्यमंत्री की, परामर्श होगा मुख्यमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से विभाग बांटता है। ओके, अगला प्रश्न, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आसान प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए जिन्हें नहीं पता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सिनेवार, कुछ साइंस के भी प्रश्न है यहाँ पे। सिनेवार किसका अयस्क है? ठीक है, याद कर लीजिए, सिनेवार अयस्क है पारे का, ठीक है। एक सेकेंड, सिनेवार अयस्क है पारे का, पारा का अयस्क है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? एक बीमारी है एथलीट फुट, वो किसके द्वारा होती है? कवक, जीवाणु, वायरस, शैवाल। तो इसका आंसर है आपका कवक द्वारा। एथलीट फुट बीमारी कवक द्वारा होती है। कुछ प्रश्न आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? कौन सा ऐसा तत्व जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में होता है। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? ये तो शुरुआत से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 से, सबको याद होगा, जिनको नहीं पता वो भी याद कर लें। एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट, 746 वाट, ओके, 746 वाट। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाते हैं और उसका आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? देखिए ऑप्शन काला, ठीक है। आकाश का रियल जो रंग है वो काला ही है, ठीक है। अगला प्रश्न,
लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सी, रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट था। ऐसे मैं देता रहूँगा प्रैक्टिस सेट। करंट के भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं सम्मिलित करूँगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करती है, खूब पढ़िए, हर तरीके से पढ़िए, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करिए और मेरा भी एक प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।